बच्चों, आज हम जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस 2019 के होंगे, कुछ 2020 के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए ट्राइंगल हैज वर्टेक्स 1,2 एंड मिड पॉइंट थ्रू इट आर -1,1 एंड 2,3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आर। ये रहे आपके चार ऑप्शन, इनमें से ही कोई आंसर होगा। आप वीडियो पॉज कर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। अब मैं अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए भी बता दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का एक शीर्ष 1,2 है, इससे जाने वाली दो रेखाओं के मध्य बिंदु -1,1 एंड 2,3 हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। बेटा आप लोग जानते हैं, अगर इसका एक डायग्राम बनाया जाए तो मान लीजिए एक पॉइंट 1,2 ये है, इससे जाने वाले दो शीर्ष ये हैं, दो रेखाएं ये हैं, इसके कोऑर्डिनेट इसके मिड पॉइंट के, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक है -1,1, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक है 2,3। हमको फाइंड करना है कि सेंट्रॉयड के निर्देशांक क्या होंगे। मैंने माना सेंट्रॉयड जी है, और किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रॉयड केंद्रक के निर्देशांक, सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो इस फॉर्मूले में रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाया जा सकता है जब हमको वर्टिसेस, शीर्षस के निर्देशांक पता हो। इस शीर्ष के निर्देशांक पता है, इस शीर्ष के निर्देशांक पता चल जाए, इस शीर्ष के निर्देशांक पता चल जाए। एक वर्टेक्स आपको पता है, दूसरी वर्टेक्स, तीसरी वर्टेक्स। तो बेटा एक फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, लेकिन एक बार मैं थोड़ा समझा के आपको बता दूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब अगर गौर से देखा जाए तो a और b का मिड पॉइंट d है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार a और b का मिड पॉइंट d है, तो हमको d के कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है -1,1। x1 की जगह रख सकते हैं 1, इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको मैंने माना a, b, तो 1 + a/2। इसी प्रकार सिमिलरली y1 + y2/2, तो 2 + b/2। अब आप लोग जानते हैं कि पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। जब इसको बराबर करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -3। जब इसको बराबर करोगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 0। 2 × 1 = 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -3,0। इसी प्रकार आप पॉइंट C के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि A और C का मिड पॉइंट है E। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो फिर वही फॉर्मूला, ये प्लस ये बराबर इतना, और यहाँ से ये भी आ जाएगा 3। A1 x1 + x2 1 + a/2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 3। इसी प्रकार ये प्लस ये /2 = 3, तो ये आ जाएगा आपका 4, 3,4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब हम लोग जानते हैं, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है क्योंकि जेईई का क्वेश्चन है, मैं एक एक लाइन नहीं समझा सकता हूँ। ये मान के चलिए आप इन क्वेश्चंस को तभी देखिए जब आपने पीछे का सब पढ़ रखा हो, क्लास 11th NCERT पूरी पढ़ रखी है, तभी इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप किताब पढ़ के आइए, फिर इन क्वेश्चंस को देखिएगा। मैं आपको बहुत एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, 8-10 वीडियो बनेंगे स्ट्रेट लाइन की, जेईई से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये सिर्फ जेईई की बात नहीं, NDA में भी आते हैं। आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हैं, BST के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, MTech के लिए, MSc के लिए, इन सब में सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी एग्जाम्स को कवर करेगा, जितनी भी कंपटीशन के एग्जाम हैं। अब हम लोग जानते हैं सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 + x3/3। केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3/3। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी 1,3। इसी प्रकार y1 + y2 + y3/3 डायरेक्ट रखें, 4 × 2 = 6, 6/3। यहाँ से आ गया आपका आंसर 1,3,2। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, A, B, C, D। कौन सा करेक्ट है बेटा? B से बॉम्ब, मतलब बॉम्ब वाला सही है। B से आप जो भी समझे, B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन 3x + 5y = 15 which is equidistant from the coordinate x-axis and y-axis will lie on
4 ऑप्शन है आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों में से कोई ना कोई विकल्प सही होगा, कोई ना कोई आंसर सही होगा। आप वीडियो रोक कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। मैं हिंदी व्यूअर्स के लिए बता दूँ, एक सरल रेखा ये है। बोलिए इस सरल रेखा में वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी x अक्ष और y अक्ष से दूरी समान है। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, क्या कोई बता सकता है कि वो पॉइंट कहाँ पे स्थित होंगे जिनकी x अक्ष और y अक्ष से स्थिति समान हो, दूरी समान हो? तो 100% श्योर है कि जो रेखा x = y होती है। ये कठिन चीज़ है, ये आपके समझ से परे चीज़ है। ये चीज़ कभी क्लास 11th में कोचिंग वगैरह में नहीं बताई गई होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि x = y जो लाइन होती है वो मूल बिंदु से होकर जाती है, ओरिजिन से पास होती है। इस पर मैं कहीं पर कोई भी बिंदु ले लूँ, इसकी x एक्सिस से और y एक्सिस से दोनों से दूरी समान होगी। चाहे यहाँ पे ले लें, चाहे यहाँ पे ले लें, चाहे यहाँ पे ले लें, सभी पॉइंट्स की x एक्सिस, बोला गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों अक्षों से दूरी समान हो। तो हम जानते हैं कि जो भी पॉइंट इस लाइन में सिचुएटेड होगा उसकी x एक्सिस और y एक्सिस से दूरी समान होगी। चाहे ऊपर लें चाहे नीचे लें, हमेशा अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन होती है x = -y। इस लाइन में भी जो भी पॉइंट स्थित होंगे उनकी x एक्सिस और y एक्सिस से दूरी समान होगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे नज़र डालते हैं। हमको इसका कोर पता चल गया कि उन पॉइंट्स की जो भी इस लाइन में x = y, जो भी x = -y, इन दोनों लाइंस में कहीं पर भी कोई बिंदु हो, उसकी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से x अक्ष और y अक्ष से दूरी समान होती है। अब हमको दी गई इक्वेशन हमारी ये है, दी गई लाइन का इक्वेशन ये है 3x + 5y = 15। मैं कह दूं ये लाइन और ये लाइन है कहीं ना कहीं बनी होगी। ये लाइन और ये लाइन दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? अगर मुझे निकालना कि दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं तो मुझको इनका प्रतिच्छेदन बिंदु, हमको इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ बोथ द लाइंस। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका होता है सॉल्विंग द इक्वेशन, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। जैसे ही हमने हल किया तो x की एक वैल्यू आती 15/8, y की एक वैल्यू आती 15/8। क्या आप बेटा बता सकते हो ये कहाँ पे होगा? 100% श्योर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। मान लेते हैं यहाँ कहीं है 15/8, 15/8। जब इन दोनों को सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा यार, मैंने क्या बोला है, जे के क्वेश्चन है, ये कोई वो नहीं है। हम सिर्फ तरीके बताएंगे, सॉल्व करना आप सीख के आइए, 11th की मैथ पढ़ के आइए। x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। अच्छा, इसी लाइन को एक दूसरी लाइन ये भी है x = -y, इसको इधर ले आएंगे तो x + y = 0। इस लाइन को फिर सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, जब फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो फिर से y की वैल्यू ये आएगी, x की वैल्यू ये आएगी। x की वैल्यू आपकी आ गई -15/2। अब -15/2 x मतलब किस साइड है? नेगेटिव। अब y प्लस का 15/2 तो y है पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। इसका मतलब है वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हम द्वितीय चतुर्थांश में हैं। x ऋण का नेगेटिव, y धन का पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं पूछे गए थे, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्लियरली विजिबल है कि एक फर्स्ट पे है, एक सेकंड पे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फॉर कैट। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपको इसका कोर पता, बेसिक्स पता, तो इसका आंसर है दिस पॉइंट्स आर लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन 2x - 3y + 4 = 0 इफ Q एंड R आर फिक्स्ड पॉइंट। P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट ये हैं, R के कोऑर्डिनेट ये हैं। देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ट्राइंगल PQR इज। आपने एक ट्राइंगल बनाया, मैं पूरा समझा दूं आपको, एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दूं। ये इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको बताना है कि जो भी ट्राइंगल PQR होगा उसका जो सेंट्रॉइड होगा उनमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड होगा। स्लोप इतना होगा, स्लोप इतना होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब मैं क्वेश्चन को हिंदी में बता दूं, एक पॉइंट P है,
जो इस लाइन के सापेक्ष मूव कर रहा है, मतलब P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इस पॉइंट में, इस लाइन में P कहीं पर भी हो सकता है। Q और R दो फिक्स पॉइंट है, दो निश्चित बिंदु हैं। ये Q के कोऑर्डिनेट है, ये R के हैं, ये दोनों फिक्स हैं। अब P कहीं पर भी मूव हो सकता है, तो G भी तो मूव होगा P के कोऑर्डिनेट, G भी मूव हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो बोला फाइंड द लोकस ऑफ G। मैंने माना G की कोऑर्डिनेट है, कॉमा B है, P के H कॉमा K मान लिए, P इधर उधर मूव होगा, G भी मूव होगा, हम निकाल लेंगे। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन, बस ध्यान से देखते जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिखूं तो A कॉमा B किसके बराबर होगा? अब एकदम श्योर है, A B क्या है? केंद्रक है, ये केंद्रक के निर्देशांक है। केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। Coordinate of centroid will be x1 + x2 + x3/3, h + k + 3/3, y1 + y2 + y3/3, k + 4 - 2/3। अब पहला वाला पहले के बराबर होगा, a = आ गया आपका h + 4/3। अगर इसको सॉल्व करो तो बेटा h = आ जाएगा 3a - 4। इसी प्रकार b = होगा आपका k + 4, 4 - 2 हो जाएगा 2/3। तो यहां से k = आ जाएगा 3b - 2। तो हमको h की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p के कोऑर्डिनेट है h, k, जो इस लाइन में है। अब h की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है, तो 100% इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो भी पॉइंट उस रेखा में होता है तो उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। यहां से हमको मिल जाएगा लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, G का सेंट्रॉइड का लोकस मिल जाएगा। आइए देखते हैं, तो इसको पुट कर दीजिए। हम लिख सकते हैं, अब मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, h, k सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, h, k सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। आप लोग पुट कर दीजिए, आप लोग पुट कर दीजिए। आगे मैं सॉल्व करना समझाता हूं। मैं ऊपर से हटा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, सॉल्यूशन लंबा होगा। मैं डायरेक्ट भी करके बता सकता था, चलिए रखते हैं। h की वैल्यू बेटा कितनी आई थी? h की वैल्यू कितनी आई थी? 3a। मैंने हटा दिया लेकिन मुझे रखना चाहिए। h + 1 + 3, 3 1 4/3, तो ये 3a हो गया, 3a - 4 मैंने निकाल लिया। फिर से आप लोग की कॉपी में लिखा होगा, नोट करते जाया करिए। h की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है। आइए उठा के वैल्यू पुट करते हैं, आइए उठाकर वैल्यू पुट करते हैं। टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, p इसमें है ना तो इसमें सेटिस्फाई करेंगे। h की जगह रखा 3a - 4 -3y, y की जगह रखा हमने बेटा 3b - 2 + 4 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 तिहाई 6, 2 3 6, 2 का 4 से 2 4 8, -3 का 3 से -3b, 3 3 9b, -3 का -2 से +6 + 4 = 0। अब मैं इसको हटा दूं और आंसर के आप एकदम करीब हैं। जस्ट आपके पास दिमाग है तो आप 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड। यही तो IIT है, एग्जाम नहीं टफ होता। IIT बस का क्वेश्चन नहीं, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये मान के चलिए, किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो। अच्छा, इसे सॉल्व करें तो 6 से -9 में 6 4 10, 10 में से 8 घटेगा तो प्लस कर, और थोड़ा सा सॉल्व करें तो 3a - 3 3 9b, 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, +1 = 0। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, अब ऑप्शन पे जाइए। अच्छा, क्या ये पैरेलल टू x एक्सिस है? कोई जरूरी नहीं है। क्या ये पैरेलल टू y एक्सिस है? जरूरी नहीं, क्या 100% नहीं है। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होता है y = b, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब होता है x = a, उस टाइप की इक्वेशन ही नहीं है। अब ये आपकी आ गई इक्वेशन। जब भी लोकस निकालना होता है तो a की जगह पुट कर दीजिए x, b की जगह पुट कर दीजिए y। ये आपका आ गया लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, G का लोकस, मतलब G भी इस लाइन, ये कोई लाइन होगी ना, इसका भी इक्वेशन होगा ऐसे इस प्रकार, तो G भी इसके सापेक्ष वेरी करेगा, मतलब G का ये लोकस है। इस इक्वेशन, इस लाइन के सापेक्ष G वेरी करेगा। यहां हो सकता है, यहां 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 यहां, ये डिपेंड ये करता है P जिस प्रकार मूव होगा उस प्रकार G भी मूव होगा। तो यहां से हमको इसका लोकस आ गया। बेटा इसका स्लोप निकालें। स्लोप होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, थोड़ा सा यहाँ पे 3 2 6, 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा।
स्लोप होता है माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। फिर से चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर होगा 2/3। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन है बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द स्ट्रेट लाइन 2x minus 3y plus 17 is equal to 0 is the perpendicular to the line passing through 7, 17 and 15, beta, then beta is equal to। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्लास 11th के लेवल का, सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया, एक लाइन ये है, एक लाइन इन दोनों को मिलाने से बनती है। मतलब एक रेखा ये है, रेखा का समीकरण है 2x minus 3y plus 17 is equal to 0। दूसरी रेखा बनती है इसको मिलाने से, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने से। जो दोनों रेखाएं बनती हैं ये परस्पर लंबवत हैं। यदि इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो बीटा का मान कितना होगा। 100% आप लोग जानते हैं कि अगर दोनों रेखाएं लंबवत हैं, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। तो इसका स्लोप तो आपको पता है। इसका स्लोप बेटा कैसे निकालेंगे, तो मैं इसका स्लोप यहीं पे निकाल देता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1 x2 - x1। इसके स्लोप को m1 बोला, इसके स्लोप को m2 बोल दूँ। y2 - y1 x1 y1 x2 y2 बीटा -17 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 15 - 7। इसका स्लोप ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि यदि परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल -1 होता है। तो m1 की जगह मैं रख सकता हूँ 2/3, m2 की जगह रख सकता हूँ बीटा -17 15 - 7 8 आ जाएगा। इसको -1 के इक्वल किया, 2 चर को 8 बीटा -17 4 तिहाई 12 -12, ये इधर से उधर जाएगा -12 + 17 बीटा की वैल्यू 5। सीधा सीधा क्वेश्चन, इससे सरल क्वेश्चन नहीं पेपर में आ सकता किसी भी कंपटीशन में। तो जहाँ से बीटा की वैल्यू 5 आ जाएगी यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए हम जेईई के अभी बहुत सारे वीडियोस बनने वाले स्ट्रेट लाइन में, दूसरे चैप्टर के भी वीडियोस मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। मिलते हैं, बाय बाय।